और देखो, उसी के जैसा मैं एक सवाल और ले रहा हूँ बच्चों। देर आर थ्री concentric metallic shells of radius r, 2r and 3r. देखो कैसे कैसे करें। देखो, चार्ज क्या क्या दिए हुए हैं। देखो, हमको चार्ज दिया हुआ है 2q, 3q, -q। ऐसा कुछ तो भी चार्ज दिया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऐसा एक वायर जा रहा है, ये बीच में इसको मैंने जंप करवा दिया। मतलब किसी तरीके कुछ है अरेंजमेंट के अंदर वाले बीच वाले को टच नहीं करवाया अपन ने, सीधे 1 और 3 को टच कर रहा है। हमें पता करना है, फाइंड व्हेन एस इज क्लोज्ड। इस स्विच को क्लोज कर देंगे तो इन पे फाइनल चार्जेस कितने कितने, स्विच को क्लोज कर देंगे तो फाइनल चार्जेस कितने कितने आएंगे, ये हमें पता करना। एस को क्लोज कर देंगे तो शेल पे फाइनल चार्जेस कितने कितने आएंगे ना। हाउ टू गो अबाउट दिस, how to go about this is simple. We have to just equate the potentials of those which are connected to each other, जिनको आपस में जोड़ दिया गया है उनके पोटेंशियल्स को बराबर कर दिया जाए तो आपका आंसर बड़ा आसानी से आ जाएगा। कोई मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हमारे लिए डेली ब्रेड एंड बटर है। पोटेंशियल पोटेंशियल लिखना तो हमको आता ही है, इसमें तो हम एक्सपर्ट हो ही चुके हैं। अब बस इक्वेशन लिख के सॉल्व कर, देखो कैसे। अच्छा, बीच वाले का क्या होगा भाई, बीच वाले का क्या होगा। उसके चार्ज में कुछ चेंज आएगा क्या बीच वाले के में। मिडिल कंडक्टर के चार्ज में कुछ चेंज आएगा क्या बच्चों।
उसमें कोई चीज, उसको किसी से कनेक्ट ही नहीं किया बेचारे से, है ना। वो अपने आप में आइसोलेटेड है, उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसके चार्ज को आप 3Q का 3Q ही रहने दो, उसको मत छेड़ो। अच्छा, इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट पे मिला के टोटल चार्ज कनेक्ट करने से पहले कितना था? 2Q प्लस माइनस Q प्लस माइनस, यानी कि क्या बाद में भी Q ही रहेगा? 2Q और माइनस Q का मिला करके पहले चार्ज Q था, बाद में भी Q ही रहेगा। तो हम क्या मान सकते हैं, अंदर वाले का चार्ज X मान लेते हैं, बाहर वाले का Q माइनस एक्स मान लेते हैं, है ना। अब क्या करना है, अंदर वाले को 1, बीच वाले को 2, सबसे बाहर वाले को 3 दूं, तो V1 इक्वल टू V3 है। V1 को V3 के इक्वेट कर देंगे। V1 कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल ऑफ इनर मोस्ट शेल, तो वो हो जाएगा के एक्स बाई कैपिटल आर प्लस के 3Q बाई 2R प्लस के Q माइनस एक्स बाई, ये इनर मोस्ट शेल का पोटेंशियल है। और जो सबसे बाहर वाला शेल है उसका पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? उसका पोटेंशियल जब लिखने जाओगे तो क्या होगा, किसी भी शेल का चार्ज लो, डिस्टेंस तो 3R ही आएगी, तो सबका चार्ज जोड़ दो, तो के 4Q बाई 3R। भाई इनर वाले की वजह से लिखोगे तो बाहर का पोटेंशियल लिखना है तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, बीच वाले की वजह से लिखोगे तो फिर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, खुद की वजह से लिखोगे तो फिर रेडियस। तो सब में 3R आएगा ना, के एक्स बाई 3R प्लस के 3Q बाई 3R प्लस के Q माइनस एक्स बाई 3R। तो बेसिकली 3R डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया और के कॉमन आ गया, एक्स प्लस 3Q प्लस Q माइनस एक्स कर दिया। अब ये दोनों को बराबर कर, V1 should be equal to V3। तो क्या हो गया बच्चों, ये कर देते हैं, इसको अगले पेज पे कर देते हैं। 4KQ बाई 3R को किसके इक्वेट कर दें, के एक्स बाई आर प्लस 3KQ बाई 2R प्लस KQ माइनस एक्स बाई। तो क्या है बच्चों, आर 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 ये कैंसिल कर दो, के ये सब भी कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा, 4Q बाई 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3Q बाई 2 प्लस Q बाई 3 माइनस एक्स बाई। एक्स वाली टर्म को एक तरफ लो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो 4Q बाई 3 माइनस Q बाई 3 माइनस 3Q बाई 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई 3, तो वो हो जाएगा 2x बाई। 4Q बाई 3 में से Q बाई 3 घटाएंगे तो Q बचेगा, Q में से 3Q बाई 2 को घटा देंगे तो माइनस Q बाई 2 बचेगा, इक्वल टू 2x बाई 3। तो x की वैल्यू आ गई -3Q बाई। x -3Q बाई 4 आ गया, तो Q माइनस एक्स कितना आ जाएगा, Q माइनस माइनस 3Q बाई 4 यानी 7Q बाई। कुछ गलती तो नहीं किया मैं? V1 को लिखेंगे KX/R
k3q by 2r kq minus x by 3r equal to k4q by 3r। हमारे पास आ जाएगा 4kq by 3r equal to kx by r plus 3kq by 2r plus kq minus x by 3r। r cancel हो गया 4q by 3 equal to x plus 3q by 2 plus q by 3 minus x by 2। तो कौन सा वाला? हाँ, ये पूरा v1, दिस इज एंटायरली v1। देखो ये वैल्यूज इसकी आ जाएगी। देखो सेकंड स्फीयर को भी कनेक्ट कर दोगे तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा चार्ज बाहर चला जाएगा, फिर अंदर वालों के पास 0 0 और द एंटायर चार्ज विल बी ट्रांसफर टू द आउटर मोस्ट शेल। ये वाला क्वेश्चन वापस समझाएं। भाई देखो क्या है, अच्छा ये तो कंसेप्ट पता ही है अपने को कि हमें जिन दो कंडक्टर्स को कनेक्ट कर दिया उनका पोटेंशियल इक्वल करना होता है ना, और चार्ज भी कंजर्व होता है बीच वाले के चार्ज में। देखो इसमें कुछ कंसेप्ट का यूज हुआ है, एक एक करके मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो बीच वाले का चार्ज 3q रहेगा, क्या इसमें कोई दिक्कत है तुमको? मिडिल शेल का चार्ज 3q रहेगा। आर यू फाइन विद दिस? ओके। इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट का मिलाकर के चार्ज कंजर्व रहेगा। जितना कनेक्शन से पहले था उतना कनेक्शन के बाद, कनेक्शन के पहले कितना था 2q माइनस क्यू यानी q था, तो कनेक्शन के बाद भी q रहेगा। तो इनर वाले का x मान लेते हैं तो आउटर वाले का q माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास एक वेरिएबल बचा है x, उसकी वैल्यू कैसे पता लगाएं? इनर मोस्ट का पोटेंशियल इक्वल टू आउटर मोस्ट का पोटेंशियल। तो इनर मोस्ट का पोटेंशियल कैसे लिखा? उसके खुद के चार्ज की वजह से लिखा के एक्स बाई कैपिटल आर। बीच वाले के चार्ज की वजह से लिखा k3q/2r। और सबसे आखिरी वाले की वजह से लिखा kq-x/3r। किसी भी शेल की वजह से उसके अंदर जब पोटेंशियल लिखते हैं तो क्या होता है, k शेल का चार्ज अपॉन शेल की रेडियस, है ना। और सरफेस पे लिखते हैं तब तो kq अपॉन रेडियस आता ही है।
ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ वन, ये वाला पार्ट समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब बाहर वाले का पोटेंशियल कैसे लिखा है, देखो एक एक करके लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। इनर शेल की वजह से बाहर वाले का पोटेंशियल लिखते हैं तो क्या आता, के एक्स बाई 3r। 3q की वजह से लिखते हैं तो के 3q बाई 3r। और q माइनस एक्स की वजह से लिखते हैं तो के क्यू माइनस एक्स अपॉन 3r। तो 3r एलसीएम आ जाता, के आ जाता है इधर, x प्लस 3q प्लस q माइनस एक्स, ऐसा ही तो बनता है। तो x से x कैंसिल, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया तो क्या बुरा किया, अच्छा किया मैंने। क्यों फालतू में क्यों 3 बार ऐड करना। तो इस प्रकार से आप चार्ज वगैरह इनके पता लगा सकते हैं ना। अब इसमें देखो एक और मुद्दे की बात मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गया शेल, अब ग्राउंडिंग ऑफ स्फेयर की बात कर लेते हैं। ग्राउंडिंग ऑफ, देखो ध्यान दो बेटे, किसी भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को जब ग्राउंड किया जाता है, ग्राउंड किया जाता है मतलब उस ऑब्जेक्ट से एक तार निकाला और तार को अर्थ में गाड़ दिया, ठीक है, अर्थ के कांटेक्ट में करते हैं उसको। अर्थ इज अ वेरी लार्ज कंडक्टर और उसका पोटेंशियल 0 होता है। देखो अपन जीरो पोटेंशियल क्यों मानते हैं, जीरो पोटेंशियल किसको मानते हैं, हम कहते हैं भाई इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0, ठीक है। हम कहते हैं इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 है ना। इन्फिनिटी क्या है, बहुत दूर पे एक पॉइंट, कहीं बहुत दूर पे पॉइंट है, उसको इन्फिनिटी। मान लो जैसे आपके सामने कोई स्फेयर है ना, दिस इज अ स्फेयर, और हमने कहा कि यार इस स्फेयर को मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम अर्थिंग दिस स्फेयर, मतलब इससे तार निकाल करके ऐसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये सिंबल होता है स्फेयर के अर्थ करने का सिंबल होता है। अब देखो अर्थ बीइंग अ कंडक्टर, उसका हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होना चाहिए। अर्थ बीइंग अ कंडक्टर, उसका हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अर्थ बीइंग अ कंडक्टर, उसका हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होना चाहिए या नहीं।
कंडक्टर 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 का हर पॉइंट क्या होता है, सेम पोटेंशियल पे होता है ना। द एंटायर कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल बॉडी। अब यहाँ पर ग्राउंड है, अर्थ की सरफेस पे आप चलते चले जाओ, है, मान लो इंडिया से चलना चालू करो और चलते चलते अमेरिका तक पहुंच जाओ, तो अपन मान सकते हैं ना कि भाई जिस डिस्टेंसेस की अपन बात कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में इतनी बड़ी डिस्टेंस इज लाइक एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो हमारे लिए तो वो इन्फिनिटी वाला ही पॉइंट हो गया एक तरीके से, है ना। इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर एंड ऑल, हम मान सकते हैं कि दैट डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। उस पॉइंट लार्ज डिस्टेंस का पोटेंशियल क्या माना है हम लोगों ने, लार्ज डिस्टेंस का पोटेंशियल क्या मानना है, जीरो। और पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल सेम होता है, मतलब पूरी अर्थ का पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। तो पूरी अर्थ का पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो, है ना। और बात क्या है कि किसी भी कंडक्टर को अगर अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो उसका पोटेंशियल जीरो ही हो जाएगा भाई। किन्हीं भी दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो अर्थ को कनेक्ट कर दिया स्फेयर से, तो स्फेयर का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। और अगर ये आइसोलेटेड है ना, इफ इट इज आइसोलेटेड, तो इसका चार्ज भी जीरो हो जाएगा। वरना चार्ज जीरो नहीं होगा तो पोटेंशियल जीरो कैसे हो पाएगा भाई। तो क्या होगा, इसका चार्ज भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आइसोलेटेड नहीं हुआ तो क्या होगा, अलग अलग स्थिति में डिपेंड करेगा क्या होगा। आइए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे सवाल कैसे बनते हैं, मान लो हमसे कहा जाए कि यहाँ पर एक कोई चार्ज है क्यू, और इस क्यू चार्ज के सामने एक स्फेयर रखा हुआ है। इस स्फेयर की रेडियस है स्क्वायर हो गया, तभी उसको हम कैपिटल आर, और पूरा स्क्वायर करने का इस पॉइंट चार्ज से सेंटर की डिस्टेंस है डी। पॉइंट पॉइंट चार्ज की सेंटर ऑफ द स्फीयर से डिस्टेंस है डी, है ना। स्फीयर अभी न्यूट्रल कंडक्टर में से, ठीक है बच्चों। न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके सामने एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ। अभी हम क्या करते हैं, टक टक, टिंग 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 टिंग, ये स्विच है, इस स्विच को क्लोज करना है, ठीक है। वी कैन ब्रिंग इट कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, यस, है ना। मतलब क्या किया, जैसे अपने घरों में भी तो अर्थिंग का सिस्टम होता है ना। तो क्या किया जाता है कि अर्थ की, मतलब अर्थ की सरफेस में एक मेटालिक प्लेट गाड़ दी जाती है, और उस मेटालिक प्लेट के साथ इन वायर्स को टच कर दिया जाता है, या डायरेक्टली यू कैन जस्ट put that wire in contact with the,
अब हमने क्या किया, हमें पता करना है इफ एस इज क्लोज्ड find the charge acquired by the sphere. स्विच को अगर क्लोज कर दिया जाए तो क्या होगा, है ना? तो देखो कुछ नहीं होगा भाई पोटेंशियल जीरो हो जाएगा उसका, और क्या होगा, है ना? पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमें चार्ज पता करना है, चार्ज कितना आएगा। नो नो नो, जीरो इज नॉट द राइट आंसर फॉर द चार्ज। पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, उसके लिए चार्ज आएगा, है ना? तो अब देखो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे बच्चों, मैंने सिखाया था पोटेंशियल कैसे लिखते हैं। किस पॉइंट का पोटेंशियल लिख देंगे, पूरे स्फेयर का पोटेंशियल लिखना हो तो किस पॉइंट का पोटेंशियल लिख दोगे तुम? कहाँ किस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना आसान होता है बच्चों? यस यस, सेंटर का पोटेंशियल लिखना आसान होता है, तो सेंटर का पोटेंशियल लिख देंगे बच्चों। मान लेंगे कि इस स्फेयर के पास एक्स चार्ज आया है ना? अच्छा, ये एक्स चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक्स चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? नॉन यूनिफॉर्मली, यस यस, नॉन यूनिफॉर्मली। ये बैठा है ना इधर, ये बैठा है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को दूर रिपेल करेगा, अपनी तरफ थोड़ा नेगेटिव चार्ज खींचेगा। तो हमको अब क्या कंसेप्ट लिखकर क्या लिखना है बच्चों, पोटेंशियल ऑफ सेंटर को जीरो कर देना है। पोटेंशियल ऑफ स्फेयर इज नथिंग बट पोटेंशियल ऑफ सेंटर, उसको जीरो कर दो। इस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा, के क्यू बाई डी, और स्फेयर के खुद के चार्ज की वजह से कितना होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन क्या चार्ज सिर्फ सरफेस पे ही आएगा कि वॉल्यूम में भी जा सकता है? बोलो भाई, सिर्फ सरफेस पे ही रहेगा, है ना? कंडक्टर में चार्ज सिर्फ सरफेस पे ही आता है। तो भले ही नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सेंटर का पोटेंशियल तो इसकी वजह से के एक्स बाई कैपिटल आर लिख ही सकते हैं ना, तो ये बराबर होना चाहिए जीरो के लिए। बस हो गया। एक्स की क्या वैल्यू आ गई बच्चों, एक्स की वैल्यू आ गई ई माइनस आर क्यू बाई डी। एक्स की क्या वैल्यू आ गई, माइनस आर क्यू बाई डी। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस आर क्यू बाई डी। बोलो बच्चों, बात समझ में आई सबको?
कर लो, फिर अगले पेज पे चलते हैं, दूसरा सवाल लेंगे, एक और अर्थिंग वाला सवाल करेंगे। ओके, मान लो हमको कहा गया है कि दो स्फीयर, these are two conducting इन पे शुरू में चार्जेस हैं 2q एंड 3q, having charges 2q and 3q. If the inner shell is earth, find the final charge and the charge and the charge that flows. The charge that flows through earthing wire. देखो कैसे करेंगे बच्चों, ट्राई करना चाहते हो? ओके, यू टेक सम टाइम। बेटे अर्थिंग का मतलब बस इतना ही है कि जिस भी कंडक्टर को अर्थ कर दिया, इसका मतलब उसके पोटेंशियल को हमने कितना कर दिया, उसके पोटेंशियल को हमने जीरो कर दिया। सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि अर्थ भी एक कंडक्टर है। क्या होता है, दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल बराबर हो जाता है। नाउ अर्थ इज अ पोटेंशियल हुज कंडक्टर हुज पोटेंशियल इज जीरो। तो बस आपको क्या करना है, जिस भी कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया उसके पोटेंशियल को जीरो कर देना। ठीक है ना? अर्थ कर दिया का मतलब क्या है, उसका सिंबल क्या होता है, सिंबल ऐसा होता है ना, ये तार लेते हैं ऐसे, ऐसे। ये होता है अर्थ, अर्थ का symbol। अब कैसे करेंगे, बाहर वाले का चार्ज कितना माने बच्चों, बाहर वाले का कितना माने चार्ज,
बाहर वाले का सेम 3Q का 3Q ही रहना। भाई उसको थोड़ी किसी से कनेक्ट किया बेचारा, उसको क्यों परेशान कर रहे हो, उसको 3Q रहना। अंदर वाले का चार्ज क्या मान लें, x x। अब अंदर वाले के पोटेंशियल को 0 कर दो। कैसे लिखेंगे, अंदर वाले का पोटेंशियल को मुझको करना है 0। अंदर वाले का पोटेंशियल खुद के चार्ज की वजह से होगा kx बाई कैपिटल R, और बाहर वाले की वजह से होगा k3q बाई 2r। दिस शुड बी 0। k बाई r से k बाई r कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई -3q बाई, ऐसी x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई -3q बाई। ये बात समझ में आई बच्चों सबको? बेटे एक, अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर 3Q बाई 2R क्यों किया? अरे बेटे, जैसे इस चीज को भूल दो, छोड़ो। ये एक स्फीयर, ठीक है, इसकी रेडियस है कुछ z, इसका चार्ज है q, हॉलो शेल है। इस ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए का क्या फॉर्मूला होता है? kq by z, yes, it is kq by z. Now come back to the original problem. 3Q की वजह से इसका पोटेंशियल लिखना है, तो कैसे लिखोगे? k3q by radius 2r। आई बात समझ में? तो ये जो इनर शेल है, इसका पोटेंशियल मैंने लिखा खुद के चार्ज की वजह से, तो आया के एक्स बाई कैपिटल आर, और बाहर वाले के चार्ज की वजह से तो k3q बाई 2 कैपिटल आर। अच्छा, कितना चार्ज फ्लो हुआ ये कैसे निकालें आप? देखो पहले कितना चार्ज था 2q, अब कितना हो गया -3q बाई 2, तो 2q माइनस -3q बाई 2, यानी 7q बाई 2 चार्ज इससे बाहर चला गया, इससे अर्थ में 7q बाई 2 चला गया, या अर्थ से इसमें कितना आया -7q बाई 2।
ये बात समझ में आती है बच्चों? ओके, तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं किसके? अर्थिंग के। अब देखो क्या है, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, है ना। एक्चुअल में क्या हुआ होगा, नेगेटिव चार्ज ही अर्थ से कंडक्टर में फ्लो हुआ होगा। अब देखो, अच्छा कुछ पैरेलल प्लेट्स की भी बात करते हैं अपन, कंडक्टिंग प्लेट्स, इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग। इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, देखो कैसे होती हैं इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स। सबसे पहले आइसोलेटेड की बात करते हैं। आइसोलेटेड इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग प्लेट। मानो बच्चों आपने इसको क्यू चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, क्यू। तो ये क्यू चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, विल इट रिमेन ऑन वन साइड ओनली, or will it remain half half on both sides, or will it get divided unequally, what will happen, ये हमें पता लगाना है। तो देखो, अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है तो इस प्लेट के अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कैसे हो पाएगी, दोनों साइड पे बराबर बराबर चार्ज आना चाहिए, दोनों साइड पे क्या हो, बराबर बराबर चार्ज आ जाए। तो लेफ्ट वाला क्यू बाई टू राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, और राइट वाला क्यू बाई टू लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, और दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दें, इस तरह से हो। ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया तो इस साइड पे कितना सिग्मा आया, चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। लेफ्ट साइड में कितना सिग्मा आया, चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन एरिया। तो बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है, तो इसकी वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, और इसकी वजह से भी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। तो E की क्या वैल्यू आ गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। एंड व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज Q बाई टू ए, तो Q बाई टू ए एप्सिलॉन। ऐसा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टिंग प्लेट की वजह से होगा। देखो हमने पढ़ा था, अगर इन्फिनिटली लार्ज प्लेट है और एक तरफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, है ना।
एक तरफ सिग्मा 1 है, दूसरी तरफ सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। लेकिन अगर एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है ना, तो उसमें आप एक तरफ चार्ज डेंसिटी दे ही नहीं पाओगे, अपने आप चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के क्या होगा, दोनों तरफ चला जाएगा। तो जब हमसे कहा जाए कि एक कंडक्टिंग प्लेट है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट ही लिखना पड़ता है ना। ठीक है। अच्छा ध्यान दो, उसकी जगह अगर मान लो हमसे ऐसा कह दिया जाए कि अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट हैविंग चार्ज q, तो इसमें चार्ज कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मतलब देखो ये प्लेट क्या है, इट इज लाइक दिस, ये ऐसे इस तरह से, ऐसे देख रहे हैं इसको, है ना? उस तरह से देख रहे हैं, बहुत लार्ज है, नीचे बहुत लार्ज है, ये इसका एरिया। नॉन कंडक्टिंग प्लेट के पास चार्ज क्यू है। अब क्या होगा, मान लो दोनों दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ Q/2 है। ठीक है, एक तरफ Q/, एक तरफ Q/2 है नहीं, दोनों तरफ Q/2 है। ठीक है, चार्ज दोनों तरफ बराबर बराबर आएगा कंडक्टिंग प्लेट में। अगर नॉन कंडक्टिंग प्लेट है तो चार्ज कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है का मतलब क्या है, पूरा का पूरा Q एक तरफ चला गया, दूसरी तरफ जीरो आ गया, है ना। तो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट कैन आल्सो हैव चार्ज, यस। भाई उनमें इलेक्ट्रॉन मुश्किल से बाहर निकलेंगे, निकल तो सकते ही हैं, ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ, सेकंड केस की बात करेंगे। तो इस तरफ चार्ज डेंसिटी क्या है, Q/A, इधर चार्ज डेंसिटी कितना है, 0। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्योंकि एक ही तरफ चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखोगे तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप चार्ज के टर्म्स में लिखोगे, सिग्मा की वैल्यू क्या पुट करोगे, Q/A डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आएगा, Q/2A एप्सिलॉन। देखो टोटल चार्ज अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं आता, चाहे नॉन कंडक्टिंग प्लेट है चाहे कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, लेकिन ध्यान दो, ये वाला सिग्मा और ये वाला सिग्मा अलग अलग है। ये सिग्मा क्या है, Q/2A है, और इधर सिग्मा क्या है, Q/A है, एक ही तरफ आया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कंडक्टिंग प्लेट कोई अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ऐसा नहीं है। भाई चार्ज है, चार्ज चार्ज का काम कर रहा है, K³ R², बेसिक नेचर है चार्ज, है ना।
हाँ, अब बस फर्क इतना है कि कंडक्टिंग होने की वजह से वो चार्ज क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो सिग्मा में फर्क आएगा। इसमें पूरा का पूरा क्यू चार्ज ए एरिया में फैला हुआ है, उसमें ऐसा कर ही नहीं सकते आप। वो चार्ज अपने आप 2a एरिया में फैल जाएगा। ठीक है, चार्ज के टर्म्स में आंसर Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। एक में आप Q बाई 2a को सिग्मा बोल रहे हो और नॉन कंडक्टिंग में Q बाई a को सिग्मा बोल रहे हैं। हाँ? तो जैसे हमसे यूं कहा जाए कि आइसोलेटेड conducting plate having charge Q. Isolated conducting plate having charge Q. तो क्या होगा भैया, जो भी Q चार्ज है वो Q/2 दोनों तरफ चला जाएगा और किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो वो आ जाएगा Q/2a एप्सिलॉन। इधर भी आ जाएगा Q/2a एप्सिलॉन। कहा जाए नॉन कंडक्टिंग प्लेट हैविंग चार्ज Q। तो क्या होगा बच्चों, इसका जनरली मतलब ये होता है कि एक तरफ Q है एक तरफ 0, लेकिन E की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q/2a एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा प्रोवाइडेड टोटल चार्ज रिमेन्स सेम। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो, कंडक्टिंग प्लेट या नॉन कंडक्टिंग, E की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ बोथ आर इनफाइनाइटली लार्ज बोथ हैव सेम एरिया A, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों की वजह से सेम होगा। हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि नॉन कंडक्टिंग प्लेट having charge density sigma, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक ही तरफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो E की क्या वैल्यू लिखेंगे अपन, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर उसकी जगह हमसे कह दिया कि isolated non-conducting plate, sorry, isolated having charge density sigma, तो इसमें क्या होगा बच्चों, चार्ज अपने आप दोनों तरफ सिग्मा सिग्मा चला जाएगा। तो E की क्या वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा/2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन यानी सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो, इस केस में टोटल चार्ज कितना है, इस केस में टोटल चार्ज है सिग्मा इंटू ए, और इस केस में टोटल चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू ए प्लस सिग्मा इंटू ए यानी 2 सिग्मा ए। ये बात समझ में आती है बच्चों।
क्या ये क्लियर है सबको? अब देखो, इफ दिस पॉइंट इज क्लियर, तो अब हम बात करते हैं क्या, एक से ज्यादा कंडक्टिंग प्लेट एक दूसरे के सामने रखी हुई है ना? एक से ज्यादा कंडक्टिंग प्लेट एक दूसरे के सामने रखी हुई है, जैसे कि ऐसा। ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये एक और कंडक्टिंग प्लेट, दो कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। आइडेंटिकल प्लेट्स, कुछ स्मॉल सेपरेशन है इनके बीच का, है ना, एक दूसरे के सामने रखी हुई। एक को चार्ज मैंने दे दिया Q1, एक को चार्ज दे दिया Q2। तो देखो, हम अभी क्या प्रूव करने वाले हैं कि ये जो आमने सामने वाली प्लेट्स हैं, इन पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा, और जो बिल्कुल आउटर मोस्ट प्लेट्स हैं, इन पे एग्जैक्टली सेम चार्ज आएगा, सेम मैग्नीट्यूड, सेम साइज। और ऐसा क्यों होगा, वो हम अभी प्रूव कर देते हैं। देखो, एक तो सबसे पहला लॉजिक तो ये है, वो कहाँ से आता है कि आप ऐसा एक गॉसियन सरफेस बनाओ, इस तरीके क्यूब टाइप की एक गॉसियन सरफेस आप ये क्यूब कैसा है, ये क्यूब ऐसा है कि इसकी चार फेस तो दोनों प्लेट्स, दो फेस तो दोनों प्लेट्स के अंदर दबे हुए। ये तो क्या है, दोनों प्लेट्स के अंदर, ये दो फेसेस प्लेट्स के अंदर है, पूरे मेटल के अंदर घुसे हुए। और बाकी जो चार फेसेस बचे हैं, वो प्लेट के परपेंडिकुलर, चार फेसेस जो है वो प्लेट्स के परपेंडिकुलर। अब देखो क्या होगा, इसका नाम मैं दे दूं अगर, तो ए बी सी डी ई एफ जी। तो देखो, फ्लक्स थ्रू BCGH और फ्लक्स थ्रू ADF, ये जीरो होगा। रीजन बीइंग E is zero as these are inside conducting plates। ये पूरी तरह से कंडक्टिंग प्लेट्स के अंदर घुसी हुई है, तो वहां तो E जीरो होता है, तो फ्लक्स उनमें से जीरो पास। और फ्लक्स थ्रू ABCD इक्वल टू फ्लक्स थ्रू EFGH इक्वल टू फ्लक्स थ्रू ADEF इक्वल टू फ्लक्स थ्रू BCH इक्वल टू फ्लक्स थ्रू
सॉरी ADEF तो मैंने पहले लिख दिया, ABCDEFGH ABFG ABGF AB और CD इनमें से भी फ्लक्स 0 पास करेगा। लेकिन यहाँ पे रीजन कुछ और, यहाँ पे रीजन क्या, E grazes these surfaces, ग्रेज करके है ना, इन सरफेस के पैरेलल निकल होगा भी तो प्लेट्स के परपेंडिकुलर होगा, प्लेट्स के परपेंडिकुलर मतलब इन सरफेसेस के पैरेलल। इसका मतलब फ्लक्स इस क्लोज सरफेस में से कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब चार्ज इनसाइड द सरफेस भी 0 होना चाहिए। अब चार्ज कहाँ कहाँ आ सकता था, चार्ज सिर्फ यही तो आ सकता था, इन दोनों साइड पे ही तो चार्ज आ सकता था, वो भी 0 आना चाहिए। तो यानी एक के पास x चार्ज आना चाहिए तो दूसरे के पास -x चार्ज आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स को अगर मैंने आमने सामने रख दिया तो क्या होगा, दो कंडक्टिंग प्लेट्स को अगर आमने सामने रख दिया इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जो एक दूसरे को साइड्स फेस कर रही होंगी उस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। हमेशा मतलब प्रोवाइडेड कोई हमेशा आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में हमेशा x और -x। क्या ये वाली बात समझ में आ गई क्या बच्चों, x और -x वाली बात। भाई मैंने ऐसा क्यूब बनाया, मैंने कहा भाई उस क्यूब के या तो फेसेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो फ्लक्स 0 पास होगा, या फिर फेसेस जो है वो ई के पैरेलल हैं इसलिए भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्यूब में से फ्लक्स 0 तो चार्ज एनक्लोज 0। तो इसका मतलब क्या है, आमने सामने वाली फेसेस पर चार्ज 0 आना, टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, एक के पास x दूसरे के पास -x। बोलो भाई, कोई डाउट किसी तरह का किसी को। अच्छा, अब इधर मान लो y चार्ज आता है और इधर z चार्ज, हमें कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करना, E at A must be 0। अब ये x और -x मिला करके तो A पर 0 ही प्रोड्यूस करेंगे, x अपने से अवे -x अपनी तरफ, ये दोनों मिला करके तो 0 प्रोड्यूस कर देंगे। अब ये y और z को मिला करके 0 प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब क्या है, एक लेफ्ट में प्रोड्यूस करे तो एक राइट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ऐसा तभी हो पाएगा जब दोनों का साइन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, y/2a एप्सिलॉन नॉट -z/2a एप्सिलॉन नॉट मस्ट बी 0, यानी y बराबर होना चाहिए, y बराबर होना चाहिए किसके, z। क्या ये बात समझ में आती है। तो देखो होगा क्या, आप जब भी चार्ज वगैरह दोगे तो जैसे आपने
इस तरह के सवाल बनते हैं कि साहब ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, आमने सामने रखी हुई हैं, इनको हमने कुछ चार्ज दे दी, बताओ वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब किस साइड पे कितना चार्ज आएगा। एक को क्यू चार्ज दे दिया, एक को टू क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा बेटे, आप देखो इन दोनों का चार्ज मिला के तो 0 हो गया, और इन दोनों चार्ज का सम करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाना चाहिए, यानी टोटल चार्ज इन दोनों बाहरी जो सरफेसेस हैं उन पे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो क्या होगा, अगर ये Q और 2Q है तो यहाँ हम लिख देंगे Q प्लस 2Q/2, और यहाँ लिख देंगे Q प्लस 2Q/2। तो ये वैल्यू आ गई 3Q/2, और ये भी आ गया कितना, 3Q/2। बोलो बच्चों, ऐसा कर सकते हैं क्या? और अब आमने सामने पे बराबर बराबर रखना है आपको। वो बराबर कितना होगा, देखो इसका टोटल चार्ज क्यू होना चाहिए, 3Q/2 तो लेफ्ट में आ गया, तो राइट के लिए कितना बचा, क्यू में से 3Q/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो -Q/2 इधर आ गया। उसी तरह से इसके पास टोटल चार्ज 2Q होना चाहिए, एक फेस पे 3Q/2 आ गया, तो दूसरे के लिए Q/2। तो इस तरह का फाइनल चार्ज इनके पास आ जाए, 3Q/2 -Q/2, Q/2 एंड 3Q/2। ये इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। देखो जैसे इसमें और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, नहीं इस लॉजिक को आप यू कैन एक्सटेंड फॉर एनी नंबर ऑफ प्लेयर्स। मान लो चार्ज है Q, 2Q और माइनस। तो अब बताएं चार्ज कैसे कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, इंडिविजुअल सरफेसेस पे कितने आएंगे। तो क्या करना है बच्चों, हमें टोटल चार्ज को ऐड कर दो। कितना है टोटल चार्ज, Q प्लस 2, 3Q, 3Q में से 2Q गया तो Q, तो उसका आधा, यानी Q/2 इधर और Q/2। अब इसके पास टोटल चार्ज Q था, उसमें से Q/2 इधर आ गया तो Q/2 इधर, यहाँ Q/2 आ गया तो इधर -Q/2 आना तय। इधर इसके पास टोटल 2Q है, इधर -Q/2 आ गया, तो बचा हुआ 5Q/2 है। इधर 5Q/2 है तो सामने -5Q/2, -5Q/2 प्लस Q/2 कितना आ जाएगा, -2Q के। बोलो बच्चों, समझ में आई बात। कर सकते हैं बच्चों। भाई देखो क्या है, ये हटा दो। अच्छा, ये समझा क्या, ये समझा।
ये जो सब 6 को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या वो इनके एडिशन के बराबर आ जाना चाहिए? z प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड, ये कितना आ जाना चाहिए? q प्लस टू क्यू माइनस टू, ये जीरो, ये जीरो, टू जेड इज इक्वल टू क्यू, तो z कितना आ गया? क्यू बाई टू, ये वैल्यू क्यू बाई टू आ गई। अब इस पे टोटल क्यू होना चाहिए, तो इधर क्यू बाई टू आ जाएगा, इधर क्यू है तो इधर माइनस क्यू बाई टू, टोटल टू क्यू है, माइनस क्यू बाई टू इधर आ गया, तो इधर फाइव क्यू बाई टू, इधर माइनस फाइव क्यू बाई टू, और इधर बोलो बच्चे, समझ में आई कि नहीं आई बात? फिर एक और सवाल देता हूँ, एक बार करके बताओ मेरे को। क्यू टू क्यू थ्री, बताओ चार्ज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर मैं लिख दूं एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्यू, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू वी की वैल्यूज क्या क्या होंगी, जल्दी बताओ। सबसे पहले किसकी वैल्यू आएगी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड, दो बच्चों ने सही जवाब दिया। क्या करें, सबका चार्ज ऐड कर दें, तो x इक्वल टू v इक्वल टू क्यू प्लस टू क्यू प्लस थ्री क्यू बाई, यानी तो x और v तो बराबर आ गए थ्री क्यू के, है ना? अब x अगर थ्री क्यू हो गया तो यहाँ से y की वैल्यू पता लग, y हो जाएगा q माइनस थ्री क्यू, यानी माइनस टू क्यू। अब y माइनस टू क्यू हो गया तो z हो गया प्लस टू, z प्लस टू क्यू हो गया, इसका मतलब w हो गया जीरो, w जीरो हो गया मतलब u भी हो गया। गुड गुड बेटे, एक और सही जवाब आया, सारे सरफेस पर सही, है ना बच्चों? ठीक है, आई थिंक तो दिस इज करेक्ट।
ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना। अब ये हमारा जो कंडक्टर्स भी ऑलमोस्ट खत्म होने की स्टेज पे ही आ गया है। अगला लेक्चर में डेफिनेटली हमारा अगला लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो और ऐसे कुछ बाकी कुछ नहीं है, बस क्या है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन ही करने हैं। आप यूँ समझ लो कि कुछ बस मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं। हाँ, इस संडे टेस्ट होने वाला है। सिलेबस आपका रहेगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सिर्फ 2 चैप्टर आएंगे टेस्ट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं बता रहा हूँ ना सिलेबस, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये वीक का, अच्छा रक्षाबंधन है, ओके ओके, probably the test may get cancelled or postponed because of Raksha Bandhan. ऐसा संभव है ऐसा। बेटा कंफर्म अभी मैं, मेरे से क्या सिलेबस तो पूछा था, डिस्कशन कौन से दिन होगा, डिस्कशन कौन से दिन होगा इस वीक बच्चों में। यार इस वीक कोई डिस्कशन का क्लास नहीं लगा, किसी दिन अपन लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हाँ देखो थोड़ा तो कल डिस्कस करेंगे बच्चों, हाँ? कल कल 2 घंटे की क्लास है ना, हाँ कल कोशिश करेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं।